Welcome to Knowledge Plus. Let's gain knowledge together. सर्दी का मौसम था। चारों ओर बर्फ का सन्नाटा था और तापमान 0 डिग्री के आसपास था। एक ऐसी बेरहम दुनिया जहां इंसानियत की हर कसौटी पर सवाल खड़ा हो चुका था। ये वो पल था जब जिंदगी और मौत के बीच की पतली सरहद जैसे मिट चुकी हो। हर इंसान, हर दिल में बस एक ही उम्मीद बची थी, जिंदा रहने की। क्या सच में मौत की तरफ खुद को ले जाने की सोच पायलट ने की थी? उस आखिरी उम्मीद की लहर ने, जो किसी ने एक SOS के रूप में पुकारा, क्या कोई उस पुकार को सुन पाएगा? जब भूख और दर्द ने इंसान को उसकी हदों तक पहुंचा दिया, तब क्या लोगों को अपने अंदर के सबसे काले साए से लड़ना पड़ा? क्या नरभक्षी बनना पड़ा सिर्फ जिंदा रहने के लिए? यह कहानी न उन बचे हुए एंडीज प्लेन क्रैश के पैसेंजर लोगों की है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी के लिए एक नई राह खोजनी थी। आज भी जब लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है 1972 की, जब उरुग्वे की एक पुरानी क्रिश्चियन रग्बी टीम अपनी परंपरा निभाने के लिए चिली के सैन डियागो शहर जा रही थी। उस समय के आर्थिक संकट के बीच उनका सफर एक साधारण मैच से कहीं ज्यादा था। यह था जिंदगी और मौत की लड़ाई। 12 अक्टूबर की सुबह उरुग्वे के कस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी फेयरचाइल्ड AS-27D, जो कोई आम उड़ान नहीं थी बल्कि सेना का विमान था। इस विमान में 45 यात्री थे, 19 रग्बी खिलाड़ी, उनके दोस्त और परिवार और 5 क्रू मेंबर। मगर ये विमान उड़ान भर रहा था एंडीज पर्वतों की खतरनाक ऊंचाइयों के बीच से, जहां मौसम पल भर में बदल जाता है और पहाड़ इतने ऊंचे कि कुछ की ऊंचाई 22,800 फीट से भी अधिक थी। विमान की छत 22,500 फीट तक की उड़ान के लिए बनी थी। पायलट फेरडा, जो अपने 5,117 घंटे के अनुभव के साथ सबसे भरोसेमंद था, अपने ट्रेनी को पायलट लघुरा को इस खतरनाक इलाके में उड़ान भरना सिखा रहा था। लेकिन उस दिन मौसम ने इस उड़ान को एक भयावह मोड़ दिया। जब मौसम बिगड़ गया, उन्हें मजबूरन अर्जेंटीना के मेंडोजा में उतरना पड़ा। वहां उन्होंने एक रात बिताई, खरीदी वाइन, हंसी खुशी के पल बिताए, पर किसी को भी पता नहीं था कि उस वाइन की हर बूंद आगे उनकी जान बचाएगी। अगले दिन 13 अक्टूबर की दोपहर मौसम थोड़ा सुधरा और विमान फिर उड़ान भर गया। लेकिन जैसे ही वे चॉन पास के करीब पहुंचे, को पायलट ने चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचित किया, हम चॉन पास में हैं, जल्द ही क्यूरिक पहुंचेंगे। और फिर कुछ ही मिनट बाद उन्होंने बताया कि वे नॉर्थ की तरफ टर्न ले रहे हैं और जल्द ही सैन डियागो पहुंच जाएंगे। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एनरिक ने यह सुनकर हैरानी जताई। कुछ तो गलत था, क्योंकि चॉन पास से क्यूरिक पहुंचने में कम से कम 11 मिनट लगते हैं। लेकिन दूसरा रेडियो मैसेज को पायलट ने क्यूरिक पहुंचने का सिर्फ 3 मिनट में ही दिया था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि इस इलाके में मौसम बहुत खतरनाक था और उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उसे रोकना लगभग नामुमकिन था। 3:30 एयर कंट्रोलर ने प्लेन को बताया था कि हाइट 10,000 फीट पर ले आओ। ये आखिरी बातचीत थी जो अब तक बहुत बड़ी त्रासदी की शुरुआत साबित हुई। इस प्लेन में सवार 45 लोगों की जान अब गंभीर खतरे में थी। यहाँ सबसे बड़ी गलती हुई थी इस नौसिखिया को पायलट की। उसने नेविगेशन पूरी तरह मिसकैलकुलेट कर दिया था। प्लेन का रूट एंडीज की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से गुजर रहा था, लेकिन को पायलट को लगा कि वे चिली पहुंच चुके हैं। मैन पायलट, जो इस हादसे का अनुभव नहीं कर पाया, को पायलट की गलती को समझ नहीं पाया। दोनों ने प्लेन की हाइट कम करनी शुरू कर दी। उस इलाके में जहां पहाड़ों की ऊंचाई हजारों फीट थी, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे इतनी खतरनाक जगह पर हैं। प्लेन जब नीचे आ रहा था, अचानक एक जोरदार झटका लगा। ये था एक एयर पॉकेट का झटका। उस जगह हवा का दबाव बहुत कम था और टर्बुलेंस इतना जोरदार था कि प्लेन पूरी तरह हिल उठा। अंदर बैठे लोग घबराए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। बहुत से लोग सीट बेल्ट कसकर बांधने लगे। को पायलट ने घबराहट में प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन एक और झटका लगा और यह झटका और भी खतरनाक साबित हुआ। प्लेन की हाइट उस इलाके के माउंटेन से बहुत कम हो गई थी। अचानक प्लेन का राइट विंग एक पहाड़ से टकरा गया और टूट गया। अब प्लेन असंतुलित हो चुका था। फिर कुछ ही पलों में लेफ्ट विंग भी टूट गया।
350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह आधा टूटा हुआ प्लेन सीधे जमीन की ओर गिर पड़ा। हर उस यात्री के दिल में डर, खौफ और उम्मीद के बीच एक गहरा अंधेरा छा गया था। उनकी जिंदगियां कुछ ही मिनटों में एक भयानक हादसे के हाथों समा सकती थीं। यह सिर्फ एक तकनीकी या नेविगेशनल गलती नहीं थी, यह एक इंसानी भूल थी जिसने 45 परिवारों की खुशियों को तहस नहस कर दिया। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, हवा में घुटन छा जाती है। 5 लोगों की मौत हो चुकी होती है और 7 का पता नहीं लगा वो कहां गए। 40 में से अब सिर्फ 33 लोग बचे थे। प्लेन के अंदर हर कोई घायल था। किसी के पेट में सीट की तेज रॉड घुसी थी, किसी के पैर से खून बह रहा था जो टूट चुका था और बाहर निकल आया था। हर तरफ चीखें, दर्द और बेबस आवाजें गूंज रही थीं। लोग आंसू बहा रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग जो थोड़ा ठीक थे, उन्होंने डर के मारे बाकी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। गैसोलीन जैसी तेज गंध से डर लग रहा था कि कहीं प्लेन फट न जाए। लेकिन बाहर कदम रखते ही बर्फ की ठंडक ने सबको झकझोर दिया। तापमान 0 से भी कम था, तेज हवाएं थीं और बर्फ इतनी गहरी थी कि जख्मी लोगों के पैर उसमें ढंस रहे थे। चलना लगभग नामुमकिन था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मजबूरन उन्हें वापस प्लेन में आना पड़ा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी तो उन्होंने सीटें लेकर उस खुले हिस्से को रोकने की कोशिश की ताकि ठंड अंदर न आए। प्लेन के पीछे का हिस्सा जहां सारा लगेज था पूरी तरह टूट चुका था। लोगों के पास सिर्फ टी शर्ट, कुछ हैंडबैग और बची खुची चीजें थीं। कोई गर्म कपड़े नहीं थे। इन 33 लोगों में कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन 2 मेडिकल स्टूडेंट्स, केंसा और जर्बन, जो पहले और दूसरे साल के थे, अपने ज्ञान से जख्मी लोगों की मदद करने लगे। केंसा और जर्बन चोटिलों का इलाज करने की कोशिश में जुटे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, पर वे हिम्मत नहीं हार रहे थे। हर जगह खून और दर्द था। चारों तरफ लोग बेबस रो रहे थे। करीब 4 बजे तक बर्फ इतनी जोर से गिर रही थी कि बाहर कुछ दिखना मुश्किल था। हवा तेज हो गई थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि जो लोग पहले से ठंड से परेशान थे, वे और भी ज्यादा असहाय महसूस करने लगे। प्लेन के अंदर सीटें पूरी तरह उलझ चुकी थीं। इतनी कम जगह में 33 लोग पड़े थे। हर किसी के लिए जगह बहुत कम थी। करीब 20 फीट के छोटे से हिस्से में इतने लोग फंसे थे और बाहर का मौसम बद से बदतर हो रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि जगह बनाना जरूरी है। हमें जो बेहोश हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर रखना होगा ताकि अंदर जगह बन सके, फिर उन्हें वापस ले आएंगे। एक आवाज में उम्मीद और दर्द दोनों थे। धीरे धीरे सभी ने मिलकर यह काम किया। बाहर बेहोश, घायल लोगों को रखा गया ताकि अंदर रहने वाले जिंदा लोग आराम कर सकें और थोड़ी जगह बन सके। हर किसी के चेहरे पर डर, बेचैनी और उम्मीद की झलक थी। वे जानते थे कि यह रात लंबी और भयानक होगी, लेकिन सबके दिलों में एक छोटी सी उम्मीद थी कि कल मदद आएगी। पर उस रात का असली दर्द, ठंड और हिम्मत की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। उसके बाद जब धीरे धीरे आसपास की जगह बननी शुरू हुई तो सबको अंदर लेकर लिटा दिया गया ताकि वे आराम कर सकें। लेकिन सच तो यह था कि यह प्लेन क्रैश हो चुका था। 33 लोग जो उस वक्त वहां थे, सबके दिल में एक ही डर था, क्या अब हमारी जान बच पाएगी? हर कोई सोच रहा था कि उनकी इस हालत की खबर कहीं आसपास फैल गई होगी। जल्दी ही बचाव टीम आ जाएगी। रात तो बस कुछ घंटों की बात है, कल तो टीम आ ही जाएगी। लेकिन यह सोच उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वहां बैठे लोग कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे, बस सहारे की उम्मीद लगाए बैठे थे। जैसे तैसे करके बस रात काटनी थी। तभी इसी खामोशी के बीच एक पैसेंजर ने कहा, प्लेन के कॉकपिट में रेडियो होता है, अगर हम उससे मैसेज भेज पाए तो बचाव आसान होगा। लेकिन कॉकपिट तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। रास्ता सीटों से भरा था, हर कदम पे खतरनाक हालात थे। फिर भी सबेड़ा नाम का एक पैसेंजर हिम्मत जुटा के कॉकपिट की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कॉकपिट के करीब पहुंचा, उसने एक दर्दनाक चीख सुनी। आवाज इतनी घबराहट और दर्द से भरी थी कि उसकी रूह कांप उठी। प्लेन के नाक की तरफ का हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ था और जो पायलट और को पायलट थे, उनकी बॉडी के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स घुस चुके थे। पायलट फेडस की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन को पायलट लेगरा की हालत बहुत खराब थी। लेगरा दर्द से कराह रहा था। उसकी पूरी बॉडी इंस्ट्रूमेंट्स में फंसी थी। उसका दर्द इतना भयानक था कि वो चीख चीख कर कह रहा था, मुझे अब और सहन नहीं हो रहा। मॉन को जो था, उसने हिम्मत दिखाते हुए कोशिश की कि उसे बचा सके। वो बाहर से स्नो लेकर आया, रुमाल से पानी बनाकर लेगरा के मुंह में डाला।
पर इससे कोई राहत नहीं मिली। लेगरा ने घबराते हुए कहा, मेरे पास बैग में एक बंदूक है, मुझे गोली मार दो, ये दर्द मैं अब नहीं सह सकता। लेकिन मोनको का दिल टूट चुका था। उसने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि हिम्मत हारना कोई विकल्प नहीं था। तेरे साथ हूं लेगरा, हम इस मुश्किल घड़ी को मिलकर सहेंगे, चाहे जितना भी दर्द हो हम हार नहीं मानेंगे। और थोड़ी देर बाद वो कॉकपिट से निकलकर सबके सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में थकान के साथ एक ऐसी मजबूरी झलकती है जो शायद कोई शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो सबको बताता है कि रेस्क्यू टीम बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन सच ये था कि रेडियो कॉकपिट के अंदर डेड पड़ा था। उसने ये झूठ इसीलिए बोला ताकि सबका हौसला टूटे नहीं, ताकि कोई घबराए नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी कसक थी, जैसे वो खुद भी इस झूठ को मानना चाहता हो ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर ने धरती को गले लगा रखा था। तापमान 0 डिग्री था। हवाएं इतनी ठंडी थीं कि लगता था ये ठंड खून में तक जाती है। अंधेरा गहरा था और छोटे से प्लेन के अंदर जो बच गए थे वो सब एक दूसरे की पीड़ा में डूबे हुए थे। कोई टूटा हुआ पैर लेकर दर्द सह रहा था, कोई बेहोश पड़ा था, कोई खून से लथपथ, और सब उस ठंडी रात को जैसे तैसे काट रहे थे। तभी उनके बैग में पड़ी वाइन की 5 बोतलें निकाली जाती हैं। ये लोग आपस में बांट लेते हैं। वाइन की गर्माहट कुछ पल के लिए उनकी ठंडी हड्डियों को राहत देती है, लेकिन दिलों की ठंडक नहीं पिघलती। अगले दिन यानी 14 अक्टूबर 1972 की सुबह होती है। बर्फ थोड़ी कम हो गई होती है, लेकिन रात भर की ठंड ने 5 लोगों की जान ले ली थी, और उसको पायलट की भी, जिसने रात में खुद को गोली मारने की रिक्वेस्ट की थी। अगली सुबह जब आंख खुलती है तो सिर्फ 28 लोग ही जिंदा थे। उन्होंने मरे हुए 5 लोगों के शवों को प्लेन से बाहर निकाल दिया था। ये एक कड़वी सच्चाई थी जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। दिन बीतता है लेकिन कोई रेस्क्यू टीम नहीं आती। अब धीरे धीरे लोग हिम्मत खोने लगते हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। वे मिलकर एक ठोस योजना बनाते हैं कि जितने दिन भी यहाँ रहना होगा उसे सही तरीके से बिताना होगा। खाने का इंतजाम सबसे बड़ी चिंता बनता है। प्लेन के अंदर जितना भी खाना था सभी उसे इकट्ठा करते हैं। कोई भी अपना हिस्सा अकेले नहीं खाता, क्योंकि सब जानते थे कि ये कम है और सबका जीना इसी पर निर्भर है। लिक्विड में 3 वाइन की बोतलें बची थीं, बाकी की 2 बोतलें रात में पी ली थी। सॉलिड फूड में 8 चॉकलेट के टुकड़े, नगेट्स, डेट्स और डाइट प्लम्स थे जो बिखरे हुए थे। हालांकि वे जूतों के नीचे आ गए थे, फिर भी सभी ने हर एक चीज को इकट्ठा किया। एक आदमी को जिम्मेदारी दी गई कि वो बराबर बराबर सबको खाना बांटे। खाना बहुत कम था और कब रेस्क्यू आएगा ये कोई नहीं जानता था। लंच टाइम पर चॉकलेट का एक एक टुकड़ा बड़ी उम्मीद बनकर सामने आता था। कुछ लोग डिओड्रेंट के ढक्कन में वाइन डालकर सबको बांट देते थे। पानी की कमी भी बड़ी चुनौती थी। आसपास बर्फ बहुत थी, लेकिन उसे पानी में बदलना मुश्किल था। तापमान इतना ठंडा था कि बर्फ पिघलने में घंटों लग जाते थे। कुछ लोग बर्फ को बोतल में डालकर शेक करते थे ताकि पिघल जाए, फिर उस ठंडे पानी को पीकर प्यास बुझाते थे। लेकिन जो बर्फ साफ सुथरी होती वो बहुत कम थी। प्लेन के आसपास प्लेन का ऑयल फैला हुआ था, खून था, और लोग जहां भी यूरिनेट करते थे वहां की बर्फ गंदी हो जाती थी। इसीलिए पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, जो खुद में एक बड़ी चुनौती थी। इन सारी मुश्किलों में वो लोग कमजोर हो रहे थे। भूख और प्यास ने उनकी ताकत छीन ली थी। बर्फ लाने और खाना खाने के बीच एक लड़ाई चल रही थी, जिसमें उनकी हिम्मत और भी थक रही थी। अब जब ये सब कुछ इधर चल रहा था, दूसरी तरफ चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे में खबर फैल चुकी थी कि एक प्लेन अचानक गायब हो गया है। उस प्लेन के सारे पैसेंजर भी लापता थे। उनकी आखिरी लोकेशन से भी कुछ पता नहीं चल पाया था। उधर की सरकारें और एयरलाइंस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आकाश में उनके कई प्लेन उड़ रहे थे और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच हर कोना खंगालने में लगे थे। लेकिन जितना ये ऑपरेशन तेज था, उतनी ही गहरी थी उनकी निराशा। इसी बीच एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरा। लोग बाहर से चिल्ला रहे थे, इशारे कर रहे थे, देखो वो उड़ रहा है, मदद करो। लेकिन सर्च ऑन ऑपरेशन में लगे पायलटों की नजर उस प्लेन पर नहीं पड़ी। दोबारा एक और प्लेन आया, फिर भी कोई मदद नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनका प्लेन था सफेद रंग, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच, जहां हर तरफ एक जैसा रंग था।
प्लेन बर्फ में इतना डूबा था कि उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। ये सोचकर उनका हौसला टूट रहा था। फिर सब एक प्लान बनाते हैं कि अगर वे प्लेन की छत पर बड़े अक्षरों में SOS लिख पाएं, तो शायद कोई उन्हें देख पाएगा। लड़कियां जो डर के बावजूद हिम्मत रखती थीं, अपनी लिपस्टिक और नेल पेंट इकट्ठा करती हैं। ठंडी हवा में बर्फ के बीच अपनी आखिरी उम्मीद के साथ प्लेन की छत पर SOS लिखने लगती हैं। लेकिन नेल पेंट और लिपस्टिक कम पड़ जाती है, आधा ही शब्द बन पाता है। मौसम इतना खराब था कि हर कोई उम्मीद खो चुका था। रेस्क्यू टीम ने सोचा कि अगर प्लेन मिल भी गया तो क्या वे जिंदा होंगे? लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुसार जिस देश से प्लेन गायब हुआ था, उसे कम से कम 10 दिनों तक सर्च ऑपरेशन जारी रखना होता है। इसलिए रेस्क्यू टीम सर्च तो कर रही थी, लेकिन बस फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। और इधर ये लोग जो वेट कर रहे थे, उनका एक और दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर से रात का अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। ठंडी हवाओं की तेज थपकी और बर्फ की चुप्पी के बीच उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। अब वहां कोई वॉशरूम नहीं था, तो ये 28 लोग पूरे अंधेरे में प्लेन के पास ही मजबूरन यूरिनेट करते थे। इस वजह से वहां बदबू फैल गई थी, जो ठंड के साथ मिलकर माहौल को और भी असहनीय बना रही थी। 28 के 28 लोग ठंडी हवा से बचने के लिए मुंह पर हाथ रखे बैठे थे, दिलों में उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती, सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ थी। कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पेड़ पौधा, कुछ भी नहीं। ऐसे 7 दिन बीत जाते हैं और तारीख आती है 21 अक्टूबर 1972। पेट सूखा था, शरीर कमजोर था और हिम्मत टूटती जा रही थी। सब हिल नहीं पा रहे थे, बस वहीं बैठकर मदद का इंतजार कर रहे थे। कमजोरी इतनी थी कि एक रग्बी टीम के सदस्य की बहन ने दम तोड़ दिया। 28 में से अब सिर्फ 27 लोग बचे थे। खाना था बहुत कम, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत था उतना बांटा गया ताकि हर कोई जिंदा रह सके। लेकिन भूख इतनी गहरी थी कि कुछ लोग इतने मजबूर हो गए कि प्लेन की सीट के लेदर कवर तक चबा लेने लगे, जिसकी वजह से वे बीमार पड़ गए। बाद में सबने तय किया कि अब कोई भी सीट का कवर नहीं खाएगा। और रेडियो की बात, जो पहले सबकी उम्मीद थी, वो भी अब सबके सामने सच हो गई थी कि रेडियो डेड है। मतलब मदद के लिए कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन मार्सेलो नाम का एक टेक्निकल बंदा था जिसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रेडियो को बैटरी से जोड़कर चालू करने की कोशिश की। बड़ी मशक्कत के बाद रेडियो चालू हो गया, लेकिन सिग्नल इतना कमजोर था कि सिर्फ चिल्ली के कुछ रेडियो स्टेशन ही पकड़े जा रहे थे। बाहर की तरफ कोई संदेश नहीं भेज पा रहे थे। फिर एक दिन मार्सेलो लगातार रेडियो सुन रहा था और अचानक उसने एक खबर सुनी। उरुग्वे की रग्बी टीम के प्लेन का सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। यह सुनते ही वह सबको इकट्ठा करता है। सबकी उम्मीदें फिर से टूटने लगती हैं, लेकिन मार्सेलो कहता है गुड न्यूज है। लोगों के चेहरे पर गुस्सा, निराशा और बेचैनी साफ झलकती है। मार्सेलो बोलता है सर्च ऑपरेशन बंद हो गया है, इसलिए कि अब यह पक्का हो गया है कि हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। अब हमें खुद ही निकलना होगा। ये सुनकर सबके दिलों में एक अजीब सा डर और एक साथ एक अनजानी हिम्मत भी जाग उठती है, क्योंकि अब उम्मीदें तो खत्म हो गईं, पर जिंदा रहने की चाह और भी तेज हो गई। ये पल था जब 27 लोगों की लड़ाई खुद से शुरू हुई। मौत से लड़ने के लिए, भूख से लड़ने के लिए और बर्फीली मौत से जूझने के लिए। जब मदद न मिलने की खबर आई तो 2 दोस्त थे, रग्बी टीम के सदस्य। वे हिम्मत करके बर्फ के बीच थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कहीं आगे कोई आशा होगी। लेकिन कई किलोमीटर तक चले तो सामने सिर्फ सफेद बर्फ का अंधेरा था। रात भी होने लगी थी। ठंड इतनी कि हर सांस में दर्द था। समझ गए कि आगे जाने का मतलब मौत के और करीब जाना है, इसलिए वो वापस प्लेन के पास लौट आए। खाना खत्म हो रहा था, बचा सिर्फ एक चॉकलेट का टुकड़ा और एक डिओड्रेंट की ढक्कन में कुछ बूंदें वाइन की। लोग हर रोज ये कम मात्रा में खाना खाकर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। डर इतना था कि अगर खाना खत्म हो गया तो यहाँ तक कि एक छोटा कीड़ा भी आसपास नहीं था जिससे थोड़ी सी ताकत मिल सके। तब एक मेडिकल स्टूडेंट ने हिम्मत करके कहा, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो कुछ करना होगा। कुछ भी। हमारे सामने एक ही रास्ता है। बाहर जो मृत शरीर पड़े हैं उन्हें ही हमें खाना होगा। ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ टूटे हुए। मेरी बहन बाहर पड़ी है, मेरा दोस्त
कैसे खा सकते हैं हम उन्हें? ये सवाल दिलों में आग लगा रहा था। बहुत बहस हुई, मगर आखिरकार समझ आ गया कि ये न केवल एक विकल्प है, बल्कि जिंदगी का आखिरी सहारा है। 29 अक्टूबर 1972, वो दिन जिसने उनकी जिंदगी को सबसे काला अध्याय बनाया। एक भयानक एवलांच ने उनकी सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दी। 8 लोगों की और मौत हो जाती है और अब वो सिर्फ 19 लोग बचे। उन 19 में से कई के वजन 80 किलो से गिरकर सिर्फ 30 से 40 किलो रह गए थे। खाना खत्म था, अब चलना तक मुश्किल हो गया था। तभी एक यात्री उठता है, प्लेन की टूटी हुई ग्लास का एक टुकड़ा लेकर बाहर निकलता है। वह बाहर पड़ा शवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है, फिर प्लेन की छत पर रखकर सूखने देता है और खुद एक टुकड़ा खाता है। उसको देखकर 2 और लोग भी जाते हैं। वो भी वो टुकड़ा उठाते हैं और निगल जाते हैं। मोराल टूट रहा था। हर तरफ बर्फ का सन्नाटा। सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका था। रग्बी टीम के कुछ सदस्यों ने गाना गाकर हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ठंड और भूख ने उनके मन को तोड़ दिया था। एनरी, एक लड़का जिसके पेट में एक टूटी हुई चेयर की रोड घुस गई थी, उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पेट से कोई अजीब सी चीज बाहर निकल रही थी। उसका दर्द, वो दर्द जिसे सहना नामुमकिन था। हर चीख उसकी तकलीफ का इजहार थी। कनेसा, जो इंजर्ड लोगों का देखभाल करता था, वो देख रहा था कि एनरी की हालत बहुत नाजुक है। उसे पता था कि अगर उस दर्द की वजह जो बाहर निकल रही है वो इंटेस्टाइन निकली तो मौत उनसे दूर नहीं रहेगी। लेकिन वहां न तो कोई सर्जिकल उपकरण था, न अस्पताल की कोई सुविधा। जो टूटा हुआ ग्लास था वही उनका सिर्फ एक हथियार था। उस ग्लास के टुकड़े से उन्होंने उस हिस्से को काटने की हिम्मत जुटाई। एक मिनी सर्जरी प्लेन के अंदर, बिना किसी सफाई के, बिना किसी सपोर्ट के। टांके लगाने के लिए कोई सिलाई नहीं थी, केवल एक शर्ट थी जिससे उन्होंने उस घाव को जोड़ा। ये सिर्फ सर्जरी नहीं बल्कि जुगाड़ था, जान बचाने का आखिरी प्रयास, और कामयाब भी रहा। दिन बीतते गए, लेकिन मौत ने 3 और लोगों को छीन लिया। बच गए थे मात्र 16, और अब वे समझ चुके थे कि बाहर से कोई मदद नहीं आएगी। मदद के इंतजार में अब उनकी जान जा सकती थी। और जब इंसानियत की आखिरी हदें लांघनी पड़े, तब ये लोग एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसे सुनकर आपके दिल को झटका लगेगा। जिनके पास जिंदगी बची थी, उन्होंने अपने मरने के बाद अपनी लाशों को खाने की अनुमति दे दी। ये उनका आखिरी समझौता था इंसानियत और जिंदगी के बीच। लेकिन बैठकर मौत का इंतजार करना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ठानी कि वे खुद ही अपनी किस्मत बदलेंगे। जहां आसमान में बर्फ के सागर थे, वहीं पश्चिम की ओर पहाड़ थे। एक आखिरी उम्मीद। और तय हुआ कि 3 सबसे ताकतवर और फिट लोग पहाड़ पर चढ़ेंगे, रॉबर्टो, कनेसा और एंटोनियो। कनेसा, जो मेडिकल स्टूडेंट था, उसे इसीलिए भी चुना कि वो मेडिकल स्टूडेंट भी था। अगर रास्ते में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आए तो वो हैंडल कर ले। उन्होंने खुद को ट्रेनिंग दी, ठंड, कम ऑक्सीजन और भूख से लड़ना। अपनी जिंदगी के लिए तैयारी की। एक मार्किंग सिस्टम बनाया ताकि वे रास्ता भूले नहीं। मेकशिफ्ट फ्लेयर्स बनाए ताकि संकट में मदद का इशारा कर सकें। उन्होंने प्लेन की सीट से निकाली रुई से जैकेट बनाई, मृतकों के कपड़े पहने और कुशन से जूते बनाए। उनका सामना था मौत और जंजीर से बंधे माहौल से निकलने की लड़ाई। ये लोग डिसाइड करते हैं कि मिड दिसंबर में वेदर थोड़ा ठीक होगा, उसी समय जर्नी शुरू करेंगे। उम्मीद, जोश और थोड़ी घबराहट, जैसे किसी बड़े सफर की तैयारी हो रही हो। दिल में हल्की धड़कन बढ़ जाती है। फिर आती है वो तारीख, 12 दिसंबर 1962। गहरी सांस लेते हुए हर कोई अपने मन में अपने डर और उम्मीदों को समेटे, जैसे एक बड़ा फैसला लिया गया हो। इसी दिन ये तय होता है कि तीनों को पहाड़ी के उस पार जाना है। प्लान था सुबह की रोशनी में चढ़ाई शुरू करना और रात को शरण लेना। हिम्मत और घबराहट का मिला जुला एहसास, आंखों में सपनों की चमक, दिल में बेचैनी। सुबह होते ही ये तीनों वेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ठंडी हवा के झोंके में सांसें भारी हो रही थीं, पर कदम थमे नहीं। हर कदम पर संघर्ष और उम्मीद दोनों का दबाव था। यह कोई नॉर्मल चढ़ाई नहीं थी। एक्सट्रीम कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड। ठंडी इतनी कि हड्डियां कंपा रही थीं, सांसें उखड़ रही थीं, पर हार मानना मना था। धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। मौसम खराब होने पर शेल्टर लेते हैं। थकावट, सुकून की तलाश और एक दूसरे के सहारे की गर्माहट। दिनों के बाद उन्हें एहसास होता है खाना कम पड़ रहा है। चिंता का साया,
गहरा, दिल में डर की परछाई, अनिश्चितता का पहाड़ बढ़ता जा रहा था। 15 दिसंबर को बड़ा फैसला होता है। एंटोनियो वापस प्लेन के पास जाएगा और दो ही आगे बढ़ेंगे। धड़कनों में एक तड़प, दोस्ती और मजबूरी की कहानी जिसे बताना मुश्किल था। एंटोनियो अपना खाना दोनों को दे देता है। वो पल जो दोस्ती के सबसे बड़े सबूत बन जाते हैं। एक त्याग जो दिल को तोड़ता भी है और जोड़ता भी। एंटोनियो तेजी से अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। राहत की सांस, लेकिन मन में एक अनजाना खालीपन। बाकी दो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहते हैं। थकावट के बावजूद हिम्मत से भरे कदम, हर सांस एक जंग थी। 18 दिसंबर को ऊपर से प्लेन गुजरता है। वे जोर जोर से आवाज लगाते हैं, इंडिकेटर दिखाते हैं, पर कोई जवाब नहीं मिलता। निराशा की घुटन, अकेलेपन की ठंडक, पर उम्मीद की एक नाजुक सी लौ जलाए रखना। 19 दिसंबर भी चढ़ाई जारी रहती है। हर कदम में दर्द, हर सांस में उम्मीद। फिर आती है 20 दिसंबर 1972, वो दिन जब उन्हें टॉप पर पहुंचना था। दिल की धड़कन तेज, सांसें थम सी जाती हैं। दिल दहला देने वाला सस्पेंस। 60 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी, 8 दिन से लगातार संघर्ष, थकान का आलम, पर हार न मानने का जज्बा अडिग। जब वे टॉप पर पहुंचते हैं, दोनों नर्वस थे। अगर सिर्फ बर्फ दिखी तो शायद जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो जाती। दिमाग में डर की लहरें, दिल में भगवान का नाम, उम्मीद की आखिरी किरण तलाशते हुए। पर वहां उन्हें दिखी एक पहाड़ी, बिना बर्फ के, हरियाली से भरी, और एक नदी भी। रूह को छू लेने वाली खुशी, जैसे जिंदगी ने एक आखिरी मौका दिया। 70 दिन बाद पहली बार पेड़ देखकर उनकी आंखें चमक उठी। खुशी का अनकहा जश्न, थकान भूल जाने वाला पल, उम्मीद की नई किरण। अब उन्हें लगा खाने के लिए शायद कुछ पौधे या फल मिल जाएंगे। जीवन के लिए लड़ाई में उम्मीद की एक नई वजह। मैप में वे पॉइंट 6 पर पहुंचते हैं और नदी को फॉलो करते हैं। रास्ता मुश्किल, पर उम्मीद से भरे कदम। एक रात नदी के किनारे बिताते हैं। ठंडी हवा में एक लंबी सांस, शरीर थका हुआ पर मन हिम्मत से भरा। सुबह उठते हैं, नदी के दूसरी तरफ गाय दिखती है और एक खाली सूप की कैन और बुझी हुई लकड़ियां। छोटी छोटी चीजों में बड़ी उम्मीद, जैसे कोई उनकी मदद करने आया हो। फिर 3 आदमी घोड़े पर नदी के दूसरी तरफ दिखाई देते हैं। दिल की धड़कनें तेज, बातचीत का प्रयास, पर पानी की आवाज की वजह से कोई जवाब नहीं मिलता। वे इशारों से बात करने की कोशिश करते हैं। निराशा और उम्मीद का संगम। उनमें से एक आदमी कुछ बोलता है। सिर्फ एक वर्ड सुनाई देता है, टुमारो। एक आखिरी आशा, एक नई शुरुआत की उम्मीद, जैसे वक्त ने एक संकेत दिया हो। फिर वह आदमी चला जाता है। अब ये लोग आपस में डिस्कस स्टार्ट कर देते हैं कि शायद कल आने के लिए उसने बोला है। ये लोग बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। इनफैक्ट ये दोनों टर्न लगाते हैं। जब एक आराम कर रहा होता था तो दूसरा बैठ के इंतजार कर रहा होता था। अगले दिन वो आदमी वापस आया, हाथ में एक कागज और पेंसिल लेकर। उसने उस कागज पर लिखकर उसे पत्थर के साथ बांधा और नदी पार फेंक दिया। पैराडो ने जवाब लिखा, दिल के हर एक टुकड़े के साथ, मैं एक ऐसे विमान से आया हूं जो पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। मैं उरुग्वे का हूं। हम 10 दिनों से चल रहे हैं। मेरा एक दोस्त ऊपर घायल है। विमान में अभी भी 14 घायल लोग हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना है और हमें नहीं पता कैसे। हमारे पास खाना नहीं है। हम बहुत कमजोर हैं। आप हमें कब बचाने आ रहे हैं? कृपया, हम चल भी नहीं सकते। हम कहाँ हैं? ये है उस मैसेज की ओरिजिनल कॉपी। ये संदेश एक आवाज थी जो इस खूनी पहाड़ के बीच फंसे इंसानों की पुकार बन गई। और वहीं चिल्ली के घुड़सवार सर्जियो कथालान ने इसे पढ़ा और उसे समझते ही उसकी आंखों में सहानुभूति और चिंता झलकने लगी। उसे याद आया कि कुछ हफ्ते पहले उसने भी इस हादसे की खबर सुनी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि कोई जीवित बचा होगा। उसने तुरंत रोटी फेंकी, उन दोनों की ओर और दौड़ पड़ा। 10 घंटे की लंबी यात्रा पश्चिम की ओर, मदद बुलाने। यह एक दौड़ थी, जीवन और मौत के बीच की। रास्ते में उसने और एक घुड़सवार को मिलकर बचाव की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद भी नदी किनारे से होते हुए गांव की ओर बढ़ा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने सेना को सारी खबर दी। इसी बीच पैराडो और कैनेसा थके हारे घोड़ों पर बैठकर लोस मैर्टिनेस पहुंचे, जहां उन्हें खाना दिया गया और आराम करने का मौका मिला। कैनेसा, जो अब पहले से आधा कमजोर हो चुका था, सिर्फ 44 किलो का हो गया था। उनकी लड़ाई, उनकी हिम्मत ने एक नया इतिहास लिखा था। वे उस खतरनाक ग्लेशियर के किनारे पर चढ़े थे
लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर। 10 दिनों में उन्होंने 1,425 मीटर नीचे उतरे, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय की। उनकी हर सांस, हर कदम दर्द और उम्मीद से भरा था। जैसे ही यह खबर फैली कि विमान दुर्घटना से कुछ जीवित बच गए हैं, पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गईं। पत्रकारों की भीड़, सवालों की बौछार, हर कोई जानना चाहता था कि कैसे ये लोग इतने खतरनाक पहाड़ों में जिंदा रह पाए। चिली एयरफोर्स ने तुरंत 3 हेलीकॉप्टर भेजे। भारी बादलों और धुंध के बीच वे लॉस मैटनेस पहुंचे। सेना ने पेराडो और कैनेसा से पूछताछ की और जैसे ही धुंध हटी, पेराडो ने पायलट को क्रैश साइट तक गाइड किया। पायलट भी चकित थे कि कैसे ये दोनों इतनी मुश्किल जगह से निकल आए थे। 22 दिसंबर की दोपहर को 2 हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पहुंचे। ऊंचाई और वजन की सीमा के कारण एक ही बार में आधे ही लोगों को ले जाया जा सका। बचावकर्ता उन 8 लोगों के साथ रात बिताने को तैयार हुए जो बाकी रह गए थे। अगले दिन सूर्योदय के साथ बाकी सभी को भी बचा लिया गया। इस कहानी को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई कि इन लोगों ने आदमियों को खाया, ये नरभक्षी हैं। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि भूखे, थके, घायल, लेकिन फिर भी जिंदा रहने की कहानी इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति और उम्मीद की मिसाल बन गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए